लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का विरचन पढ़ लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड का विरचन पढ़ लिया है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैज बीन कंप्लीटेड, है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके रासायनिक गुण पढ़ना, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है अम्लीय होता है ना, तो नाम से पता पड़ रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो अम्ल नहीं होगा। अब इसको प्रूफ करेंगे कैसे हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति उसको हम लोग पढ़ते हैं कहाँ, रासायनिक अभिक्रियाओं में, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका हमें रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ठीक है। डालो हेडिंग जल्दी से और पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि OH आबंध का विदलन, ठीक है ना। पहले हम लोग देखेंगे OH आबंध का विदलन। देखो OH आबंध, OH आबंध का विदलन, यानी हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता हो, OH आबंध का विदलन होता हो। सिंपल सी बात है, आपको ना कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन जो है क्षार के साथ में लेना है, धातु के साथ में लेना है, और सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ में लेना है। ये तीनों ही जो है क्षारीय प्रकृति के हैं। देखो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये क्या है, यह है सोडियम धातु। सोडियम धातु के साथ रिएक्ट करने के बाद में क्या देगा, ये सॉल्ट देगा, साथ में देगा H2 गैस, ये तो लवण हो गया, और साथ में क्या देगा ये H2 गैस। देखो तो यहाँ पर H2 है ना, तो यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 2 लगेगा, यानी ये हमारे पास क्या हुआ रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हुआ, देखो ये हमारा OH आबंध ब्रेक हुआ है। इसको थोड़ा सा हम अगर ऐसे लिखे ना, CO हो गया और ये O और ये H, तो ये आबंध क्या हुआ है, एक्चुअली ब्रेक हुआ है, OH आबंध ब्रेक हुआ है, और वहां पर क्या लगा हुआ है, Na, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला रिएक्शन, RC डबल बॉन्ड O और इधर ये OH। अब अगर हम इसमें ले लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा, इसका अटैक, ये जो पॉजिटिव है, तो जो सब लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव होता है सोडियम, इसके ऊपर अटैक कर देता है, यानी कि ये कुछ आपको देगा ऐसे, C डबल बॉन्ड O और इधर ये Na, और इसमें आपको मिलेगा वाटर, ठीक है ना। इसमें आपको मिलेगा वाटर। वाटर क्यों, क्योंकि क्षार होता है और ये शो कर रहा है अम्लीय प्रकृति कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आपको अम्ल क्षार की देखने को मिलेगी अभिक्रिया, ठीक है ना। ये H2 निकल गया इसमें। इसमें एक रिएक्शन और है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ में। तो इसमें क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकलेगी इसमें, तो CO2 गैस जो बाहर निकलती है ना, उससे पहचान करते हैं हम लोग कि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड O और इधर ये O और Na। सोडियम का लवण तो सब में मिल रहा है, देखो साथ में इसमें क्या होगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम लोग पहचान लेंगे कि इसमें क्या है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है ना, क्योंकि वो एसिड होता है। यानी ये तीनों ही रिएक्शन जो है ये हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहचानने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, ड्रॉ कीजिए इसको, है ना, यानी कि यह अभिक्रियाएं
कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहचानने के लिए प्रयुक्त की जाती है, पहचानने के लिए प्रयुक्त की जाती है, है ना। ठीक है ना, लिखो इसको फटाफट से। और फिर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसकी हम लोग साम्यावस्था देखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे ये अनुनाद में रहते हैं। बनाओ इसको। देखो अब क्या है, हम लोग देखेंगे कि कैसे है ना, कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है ये अनुनाद बनाता है। अनुनाद मतलब होता है कि अपने स्थायी को प्राप्त करता है। तो कैसे, अब हमारे पास ये हो गया RCOOH। अगर आप इसमें वाटर को करोगे डिजोल्व, तो वाटर क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। यानी कि प्रोटॉन डोनर कौन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और वही तो होता है एसिड। देखो H3O पॉजिटिव बन जाएगा। और यहां आपको एक मैं अनुनाद बना के दिखाऊंगा। अनुनाद हो कैसे बनेगा, ये R हो गया, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है ये आयन, ये देखो, ठीक है। ये अनुनाद में रहते हैं। कैसे, कुछ ऐसे मिलेंगे तो देखने को, ये इधर जाएगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो RC इधर O नेगेटिव हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड। यानी कि ये जो होते हैं स्थायित्व को कुछ ऐसे प्राप्त करते हैं। RC हो गया, दोनों बॉन्ड क्या होगा, O का ऐसे होगा कनेक्टेड, समझ में आया। और यहां पर क्या होगा, इस प्रकार से कुछ पार्शली ऐसे हो जाएगा। ये क्या, इनका अनुनाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है ना। ये अपना आपको ऐसे स्थायित्व में रखते हैं, ठीक है ना। इनका जो स्थायित्व होता है वो इसी वजह से होता है, अनुनाद की वजह से, ठीक है ना। लिखो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग वो लिखेंगे रिएक्शन का साम्यावस्था। तो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है, साम्य स्थिरांक, वो क्या होता है भाई, वो हमारे पास होगा कुछ इस टाइप से। अब हम इसमें जल तो लेंगे नहीं, ओनली क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की लेंगे सांद्रता। भाई जल तो प्योर लिक्विड है ना, तो उसका थोड़ा लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया। अब क्या है, हम लोग ये देखते हैं कि जितना साम्य स्थिरांक का मान अधिक होता है उतना ही अम्लीय ज्यादा होता है। लेकिन हम लोग AQ के स्थान पर, है ना, साम्य स्थिरांक के स्थान पर P के मान से क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं। सब समझा तू, यानी P के मान से हम लोग इसको दर्शाते हैं, ठीक है भाई। तो लिखो इसको। देखो, यानी कि हम इसका P के मान भी लिख सकते हैं, P के मान। तो P के मान क्या होता है, माइनस लॉग, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसमें लिखते हैं, इससे दिखाते हैं। अब देखो HCl का जो P का मान होता है, HCl का P के मान वो होता है -0.7। कितना होता है, -7 होता है, 7.0 सबसे अधिक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता नहीं है इसलिए, ठीक है। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो हमारे पास ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल, उनके देखो पी का मान देखना। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड मतलब CF3COH
का pKa मान वो होता है 0.23। 0.23। अब हमारे पास आता है बेंजोइक एसिड C6H5COH का pKa मान, ये इसका होता है 4.19। और एक इसमें आपके पास रह गया कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एसिडिक अम्ल कह लो CH3COOH का pKa मान वो इसका होता है 4.76। अब आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि pKa मान जितना ज्यादा होगा उतना ही अम्ल कम अम्लीय होगा, ठीक है ना, यानी दुर्बल अम्ल होगा। यानी pKa मान जो होता है ये व्युत कर्मानुपाती होता है किसके, अम्लीय प्रकृति के। ऐसे लिखो आप इसको, इधर लिखो अम्लीय प्रबलता और इधर लिखो pKa मान। pKa मान बढ़ने पर अम्लीय प्रबलता उसकी घट जाती है, ठीक है, इसको लिखो। अब देखो इसमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन से खींचेगा, तो O और H के बीच जो आबंध की प्रबलता है वो कम हो जाएगी और H को निकलने में आसानी होगी, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो ज्यादा अम्लीय है। उससे ज्यादा उससे थोड़ा सा जो कम है वो कौन है, बेंजोइक एसिड C6H5 आएगा इसमें, ठीक है ना, C6H5COH, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड जो है वो थोड़ा सा कम अम्लीय है, किससे, ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल से। लेकिन जो एसिटिक अम्ल है ये सबसे कम अम्लीय है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो एसिटिक एसिड है उसके पास जो कार्बन है उसके पास 3 H है, तो जो O और H यहां पर होगा आबंध एसिटिक अम्ल के अंदर, उसकी जो OH आबंध की क्या है, ध्रुवणता है, वो क्या है, वो अच्छी है। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में इधर भी F हो गया, इधर भी F हो गया, इधर भी F हो गया। अब यहां पर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है ना। ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना। जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके ऊपर क्या होगा, O के ऊपर से इलेक्ट्रॉन भी जाने लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि खींचेगा नहीं मिलके तीनों F। पूरे आवर्त सारणी में जो फ्लोरीन होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहां से कम होगा इलेक्ट्रॉन, यहां से भी कम होगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसका इलेक्ट्रॉन कम होता हुआ दिखाई देगा तो फिर क्या होगा, ये H को यहां से भगाना चाहेगा उसका इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव, तो H को यहां से जाना पड़ेगा और यहां से H जो है आराम से निकल जाएगा। और जब H आराम से निकलेगा तो क्या होगा, ये अम्लीय ज्यादा होगा। इसीलिए क्या है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो अधिक अम्लीय है, किससे, बेंजोइक एसिड से। यानी इसका जो pK मान है वो कितना है, 0.23 है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बैठा हुआ है। अब बात करते हैं बेंजोइक एसिड की, ठीक है। बेंजोइक एसिड में दो क्या होगा, बेंजोइक एसिड में क्या होगा कि कार्बन यहां पर होगा, इस पर डबल बॉन्ड O होगा, इधर हमारे पास OH होगा, और इधर क्या होगा, बेंजीन। तो बेंजीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ का, जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस C से, तो फिर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खींचेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना चाहिए, कम होने लगेगा, तब क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बनाए रखने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा और इसको बाहर निकाल के भेजना शुरू करेगा, ठीक है ना। यानी कि इसका निकलना आसान हो जाएगा प्रोटॉन का। लेकिन ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में यहाँ पर थोड़ी सी प्रवृत्ति कम होगी इसके निकलने की, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये अम्लीय तो होगा लेकिन ट्राइफ्लोरोएसिटिक अम्ल से थोड़ा कम होगा अम्लीय, ठीक है ना।
अब आता है तीसरा एसिडिक अम्ल CH3, यानी ये H हो गया, ये H हो गया और ये H हो गया, इधर कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर ये OH। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपना ही साथी है ना, यहाँ H है, यहाँ कोई खींचने वाला तो है नहीं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, इसकी तुलना में ये कम अम्लीय होता है, क्योंकि यहां पर OH निकलता तो है, लेकिन बेंजोइक अम्ल की तुलना में H का निकलना थोड़ा मुश्किल होता है, देखो ना। तो यहां पर क्या है ना, इसकी एसिडिटी जो है वो क्या है लेकिन ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड से कम है। यानी आप ये कह सकते हो कि इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता रहेगा उतना ही ज्यादा अम्लीय गुण इसका बढ़ेगा, पी के मान इसका घटेगा, ठीक है ना। और इसके ऊपर अगर मिथाइल इथाइल समूह बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, इसका अम्लीय गुण और घटाएगा। इस कार्बन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह ऐड होता है तो अम्लीय गुण क्या होगा, इसका बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह ऐड होगा तो इसका अम्लीय प्रकृति क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। बढ़ता है कब, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, ठीक है ना। देखो फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका क्या हो रहा है, अम्लीय गुण बढ़ रहा है ना। यही तो वहां पर भी है, H के स्थान पर 3 F हो गया, यानी विद्युत ऋणी तत्व जितना इसके ऊपर जुड़ता जाएगा अम्लीय गुण इसका बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि H का निकलना आसान हो जाएगा, क्यों निकलना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम कर देगा O का, ठीक है ना। तो O इसको भगाएगा H को, उस इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक है ना। बनाओ इसको, ये इंपॉर्टेंट था ये थोड़ा सा ना, अम्लीय प्रकृति। देखो पी के मान क्या होता है, अम्लीय गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, लिखो इसको। अब इसमें देखो अब हमको क्या देखना है भाई, कि हमारे पास का एल्कोहल में भी एल्कोहल देखना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल देखना है, फिनॉल देखना है, ठीक है ना। अब देखो आपको यहां पर दिखाया जाएगा कि हमारे पास एक तो है एल्कोहल, एक हो गया फिनॉल। फिनॉल कौन सा होगा, सिंपल फिनॉल, प्रतिस्थापित की बात नहीं हो रही है, केवल फिनॉल की बात हो रही है, ठीक है। और एक हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। इस तीनों में सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, ठीक है। एल्कोहल तो आप जानते हो कम अम्लीय होता है फिनॉल की तुलना में। तो हमको ये समझना है कि ये जो फिनॉल है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन दोनों में अम्लीय कौन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय क्यों होगा, ये समझने वाली बात है एज कंपेयर टू फिनॉल ना। फिनॉल तो फिनॉल में और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर सबसे अधिक जो अम्लीय होगा वो कौन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। अब हमको यहां पर लिखना है, लिखो फिनॉल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय है, ठीक है ना। अच्छा इसमें आप देखो, जो एल्कोहल होता है या कह लो इथेनॉल कह लो, है ना, इनका जो पीके मान होता है वास्तव में वो होता है इसका होता है -16 पीके मान, सॉरी 16 होता है, ठीक है ना। और इसका जो पीके मान होता है फिनॉल का वो होता है 15, 10 होता है इसका। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो आपने देख लिया था ना, कितना होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है 4.76। तो पीके मान तो सबसे कम है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, किसका है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है पीके मान अधिक, है ना। ठीक है, देखो ऐसे, तो इसका मान सबसे कम क्यों है, अब हमको समझना है।
फिनॉल से भी अधिक जो होता है अम्लीय वो होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमको समझना है, पहले इसको लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो भाई, हम लोग एल्कोहल और फिनॉल की अम्लीय प्रकृति की तुलना पहले कर चुके हैं ना वैसे अनुनाद के स्तर पर। अब हम लोग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की तुलना, ठीक है ना। तो आपको इसमें एक तरफ तो लिखना है फिनॉल, एक तरफ लिखना है तुम्हें फिनॉल और एक तरफ आपको लिखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, दोनों की तुलना करेंगे, ठीक है ना, कि कौन सा ज्यादा प्रबल है वो तुमने देख लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है फिनॉल से ज्यादा अम्लीय होता है, क्यों होता है अब वो समझना है। ये हमारे पास हो गया फिनॉल, ठीक है भाई, इधर बनाते हैं। ये हमारे पास हो गया फिनॉल, ठीक है, फिनॉल हो गया। जब फिनॉल से H निकलता है तो क्या होता है, तब होता है फिनॉक्साइड आयन, बनता है ना। अब इसके स्थायित्व पर निर्भर है इसकी अम्लता। आप लोग क्या जानते हो कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल के अंदर जो यहां पर कार्बन होता है, देखो ये जो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव होता है ये यहां आता है, यानी कि ये जो नेगेटिव आवेश है ये क्या होता है, विस्थानित होता है, विस्थानित मतलब कि डीलोकलाइज होता है। देखो ये क्या होता है, ये जो यहां पर आवेश है ये क्या होता है, विस्थानित होता है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कहां जा रहा है, कार्बन के पास। कहां पर, ये कार्बन के पास जा रहा है। जो कार्बन जो है वो कम विद्युत ऋणी तत्व है, कम विद्युत ऋणी परमाणु है, यानी यहां पर ये लोकलाइज तो हो रहा है लेकिन कम विद्युत ऋणी तत्व कार्बन पे जा रहा है। जबकि इधर देखो ध्यान से, इसमें ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड O इधर होता है O नेगेटिव, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर जाएगा अनुनाद में और ये बॉन्ड टूट करके यहां पहुंचेगा, यानी इसमें जो बनेगा अनुनाद वो ऐसा बनेगा। देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां पर पहुंचा, विस्थानित होकर के। ये जो O का नेगेटिव चार्ज है ये विस्थानित होकर के O पर ही पहुंचा नहीं पहुंचा, यानी कि अधिक विद्युत ऋणी तत्व पर पहुंचा नेगेटिव चार्ज, ना कि कम पर। तो इसका जो मुख्य अंतर वो ये है कि इसमें तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास होता है विस्थानित, जो कम विद्युत ऋणी होता है उसके पास, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है, विस्थानित हो जाता है, डीलोकलाइज होता है। इसीलिए क्या होता है, ये ज्यादा अम्लीय होता है। अब ये अम्लीय होता है क्यों, क्योंकि ये स्थायी ज्यादा है ना, जो ज्यादा स्थायी होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। अणु हमेशा स्थायी होना चाहता है, यानी कि अगर हम इसको बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये स्थायित्व ज्यादा है इसकी तुलना में, ठीक है। अब भाई हाई स्टैंडर्ड चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव को कौन संभाल सकता है, नेगेटिव वाले तो संभाल सकता है। अब मान लो हम हैं, हमारे पास कोई मस्त वाली कन्या आ गई खतरनाक, जो कि ज्यादा हाई स्टैंडर्ड की हो, संभाल पाएंगे हम नहीं, क्यों, खर्चे उसके ज्यादा होंगे, खर्चे ज्यादा होंगे, कभी शॉपिंग मॉल, कभी यहाँ कभी वहां, हर जगह जाना होगा ना। तो हाई स्टैंडर्ड वाले को हम संभाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम क्या है, कम धनी है ना। क्योंकि अब हाई स्टैंडर्ड वाले को हाई लोगे तो संभाल पाएंगे। अब देखो सुमित है, नहीं संभाल लेगा, पैसा है, धन है, दौलत है कि नहीं, आएगी मान लो कोई भी हाई स्टैंडर्ड की शॉपिंग जाना है, वहां जाना है, हाजिर घुमा करके ले आएगा। ऐसे ही यहाँ पर परमाणु भी है, इसके पास क्या है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाला है, तो ज्यादा नेगेटिव चार्ज को कौन संभाल सकता है, जिसके पास क्षमता होगी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा जो, वही तो संभाल पाएगा। अब कार्बन के पास वाली बात हो गई, वो मिल गया क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज, अब वो तो बावला हो गया, ही कहां से आया, है कि नहीं, मतलब वो सहन ही नहीं कर पाएगा। समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कार्बन जो होता है कम विद्युत ऋणी होता है, इलेक्ट्रॉन आ गया तो खुशी के मारे पागल हो गया, इतने वक्त पता लगा वो चल दिया, संभाल नहीं पाया उसको, है ना। संभाल पाया क्या, वो नहीं संभाल पाया, वही वाली बात हो गई। अगर उच्च क्वालिटी के लोग होते हैं तो जो आते हैं ना वो संभालने के लिए भी उच्च क्वालिटी का ही होना चाहिए, है ना। हाँ ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर वही चल रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है,
तो नेगेटिव चार्ज को संभाल ले रहा है कौन? ऑक्सीजन। वहां पर कार्बन संभाल नहीं पा रहा है आगे वाले पे भेज रहा है आगे वाले पे, ए भाई तू संभाल, ये इसने इसे भेजा, इसने इसे घूम वापस वहीं पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन परमाणु जो है एक है, इसलिए तो आप इसमें लिखो कि फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन में ऋणावेश को, या कह लो ऋणावेश कम विद्युत ऋणी तत्व कार्बन परमाणु पर विस्थानित होता है, वह कम स्थायित्व प्राप्त होता है। इसमें देखो क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी तत्व परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थानित होता है, वह अनुनादी संरचना अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायित्व प्राप्त करता है, ठीक है ना। प्राप्त करता है, समझ आया तुमको? अधिक स्थायित्व प्राप्त करता है, इसको लिखो फटाफट से, है ना, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। देखो भाई, तो यानी कि ना इस कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो ज्यादा स्थायी प्राप्त करता है कि नहीं, किसकी? फिनॉक्साइड की तुलना में। इसलिए क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड अधिक अम्लीय होता है। तो इसमें हम लोग लिखते हैं फलस्वरूप ये बंद कर लेना ऊपर से तालिका, और नीचे लिखना है इसमें फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट अधिक स्थायित्व प्राप्त करता है फिनॉक्साइड की तुलना में। फिनॉक्साइड की तुलना में अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल से अधिक अम्लीय होता है। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को फिनॉल से अधिक अम्लीय कैसे सिद्ध करेंगे, तो इस तरह से करना होगा हमको आंसर, ठीक है ना। दोनों की बनानी पड़ेगी संरचना, एक तरफ फिनॉक्साइड आयन की, एक साइड कार्बोक्सिलेट आयन की। दोनों के अंदर आपको कंपेयर कर दिखाना पड़ेगा, समझाना होगा और लैंग्वेज लिखनी होगी। कैसे?
कि जो फिनॉक्साइड आयन होते हैं उसके अंदर जो ऋणायन होता है वो एक ऑक्सीजन परमाणु और एक कार्बन परमाणु पर क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। तो कार्बन परमाणु क्या फिनॉक्साइड आयन के अंदर कम विद्युत ऋणी है। अब कम विद्युत ऋणी हो गया तो उसके पास जो नेगेटिव आयन जा रहा है वो स्थायी प्राप्ति नहीं कर पा रहा, झेल ही नहीं पा रहा, संभाल ही नहीं पा रहा उसको, है कि नहीं। जबकि जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसके अंदर 2 ऑक्सीजन परमाणु है, दोनों ही विद्युत ऋणी है अधिक। तो ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होने की वजह से जो उसके ऊपर आवेश विस्थापित हो रहा है उसको स्थायी प्रदान कर दे रहा है, यानी झेल ले रहा है उसको, ठीक है ना। तो खर्चे उठा ले पाता है, ठीक है ना। आई हुसन की परी, खर्चे उठाओ उसका, ठीक है। हम तो नहीं उठा पाएंगे भैया, हम अनस्टेबल हो गए, ठीक है ना। उठता तो बहुत कुछ है लेकिन खर्चे उठाने का, ठीक है। आप लोग हाँ ठीक है भाई। तो ये हमारा खत्म हुआ अम्लीय प्रकृति। लेकिन अभी इसमें एक चीज रह गया है कि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल पर विस्थापित हो जाए ग्रुप, 2 प्रकार के समूह होते हैं ना, एक होता है EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह, एक होता है इलेक्ट्रॉन अपनेक समूह। अगर वो हो गए विस्थापित तब अम्लीय प्रकृति का घटेगा बढ़ेगा ना, वो आपको मैं कल पढ़ाता हूँ अगली क्लास में, ठीक है ना। और फिर ये चैप्टर हमारा कल फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। कल फिनिश करना है इसे। हाँ फिनिश कल कर देंगे फिनिश।